गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गाला पेपर 3 के सेक्शन ए सेक्शन। तो पहले से ही हमने सेक्शन मतलब गाला 2 गाला 1 ये सारी चीज़ें कवर कर दी इकोनॉमिक्स की। तो अब हम कवर करने वाले हैं गाला 3 के सेक्शन ए। चलिए, सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझाया है, जाके अभी देखिए वीडियो गाला 1 गाला 2 ऐसे सारे वीडियोस देखना है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहले इन्फ्लेशन होता क्या है ऐसे। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का प्राइस का टाइम के साथ बढ़ना, और इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, लाइक डिमांड और सप्लाई। तो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन जान लेते हैं क्या है। तो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, लाइक इन्फ्लेशन दो बड़ी वजहों से बढ़ता है, लाइक डिमांड में अगर बढ़ना हुआ तो, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ना हुआ तो ये दो चीज़ें, डिमांड में बढ़ा हुआ तो डिमांड बढ़े, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े। एंड देन सेकंड हम देख सकते हैं, ये देखिए, चलिए, इंक्रीज इन डिमांड, लाइक जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। जब डिमांड में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तब भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अगर डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होता है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका कुछ मेन रीज़न है, लाइक पैसों की सप्लाई में जो बढ़ोतरी हम कह सकते हैं, लाइक मॉनेटरी स्टेट्स के हिसाब से अगर इकोनॉमी में पैसे की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है, लाइक पैसे का फ्लो जो इकोनॉमी में पूरा बढ़ जाए, तो जैसे ही इनकम बढ़ जाती है लोग ज़्यादा एफोर्ड कर सकते हैं और ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज डिमांड करते हैं, और इससे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। और जब सप्लाई इस बढ़ती हुई डिमांड के साथ मैच नहीं होती तब इन्फ्लेशन होता है। अब मैकालब कहते हैं टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन, यानी कि ज़्यादा पैसा कम गुड्स को फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो सेकंड जो हम कह सकते हैं कि सरकारी, हम कह सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई मनी, और सेकंड कहते थे गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगी, मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ों में, तो लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करेंगे, और लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे तो उनको इनकम होगी। अब जब ज़्यादा लोगों को इनकम होगी तो समझो मार्केट में मनी सप्लाई जो ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा। तो जब मार्केट में ज़्यादा मनी फ्लो होगा तो लोगों की इनकम अच्छी हुई, तो इनकम अच्छी हुई तो उनके पास परचेसिंग पावर बढ़ेंगे, और परचेसिंग पावर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या, सप्लाई वो मैच नहीं खाएगी तो इन्फ्लेशन होगा। और तो उसके बाद हम कह सकते हैं ओवर पॉपुलेशन, सेम थिंग यही है कि ज़्यादा लोग, जब इंडिया में हर साल पॉपुलेशन लगभग 2% से बढ़ जाती है, अब बढ़ती हुई जनसंख्या ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज मांगती है, और जो सप्लाई इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पाती तब प्राइस राइज होता है। अगर पॉपुलेशन स्टेबल है लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है तभी प्राइस राइज बढ़ जाती है, मतलब बढ़ जाते हैं। चलिए, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे सप्लाई गुड्स की प्राइस को इफेक्ट करने वाला दूसरा बड़ा फैक्टर है, जो जो लोग सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो गुड्स की प्राइस भी बढ़ जाती है। अगर रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वर्कर्स वेजेस या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो गुड्स या सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ जाएगी, ये तो भाई आम बात है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से होने वाला जो इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सप्लाई शॉक कहते हैं, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो ये दोनों याद कर लेना। सबसे पहले हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी देखा ऊपर, डेफिनेशन इजी है ना, सारी की सारी है, देखो हमने समझ लिए तो इजीली हम लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग ज़्यादा डालो, रीडिंग बहुत ज़्यादा करो, मैं तो यही कहूँगा, रीडिंग बहुत ज़्यादा करो, काम आएगा लॉन्ग टर्म में भी, तो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ने का। मार्क्स तो कुछ नहीं लेके जाने वाला, एक दूसरे को सिखाओ, यही अच्छी बात है भाई। अदर रिसोर्सेज, लाइक इन्फ्लेशन को और भी कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लाइक कुछ फैक्टर छोटे हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, पर फिर भी इस फैक्टर्स प्राइस लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। लाइक उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए जो इंडस्ट्री फॉरेन जो इंपोर्ट पर डिपेंड करती हैं, अगर उनमें इंपोर्ट टैक्सेस हमने बढ़ा दिए, मतलब हमने नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, तो जो आइटम्स के जो एक्सीडेंटल जो शॉर्टेज हो जाएगी होने से भी प्राइस राइज हो सकता है, उससे भी जो प्राइस राइज हो सकता है। और उसमें हम आ जाते हैं, लाइक टैक्सेशन पॉलिसी में आ जाते हैं। देखो, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। टैक्स रेट्स में बड़ी बढ़ोतरी होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती है। सेकंड थिंग है कि इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ जाती है। अब इससे और भी कई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। जैसे कि अभी प्राइस पेट्रोल की बढ़ी, लोग जो व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन करते थे अब उनका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। हर एक कंपनी, हर एक मैन्युफैक्चरर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है भाई कंपनी के पीछे। तो उसके बाद हम स्कैरसिटी देखते हैं, लाइक रॉ मटेरियल, बिजली या प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी किसी भी रिसोर्स की कमी से गुड्स या सर्विस की प्राइस लेवल में जो
प्राइस इंक्रीज होता है उसे भी हम इन्फ्लेशन, लाइक अगर ये कमी प्रोडक्शन के दौरान ज़्यादा समय तक रहती है या बहुत ज़्यादा है तो ये इन्फ्लेशन का कारण बन सकती है। चलिए गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया, एकदम इजीली हो गया। तो आप भाई बताना कैसे क्या कैसे नहीं हुआ। और हाँ गाइस, मुझे एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, एक आप लोगों से बोलना था कि जो भी मतलब अच्छा मार्क्स लाते हैं 80 90 जो भी आप लाते हैं, तो प्लीज़ उनका माइंड सेट एक बार कमेंट में सेक्शन में लिखना, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स वो लोग सीख सके भले उनकी कैसा वो थिंकिंग कैसे करते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप जैसा भी किसी की हेल्प करो, नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कोई अच्छे से अपनी एक नोट्स मतलब लिख देना, बता देना लोगों को कि कैसे वो अपना माइंड सेट रखते हैं, तो उसकी वजह से लोग और पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए आप लोग अगर करो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, डिस्कस इन डिटेल कॉजेज फॉर हाई बर्थ रेट। अब हाई बर्थ रेट का क्या डिटेल में हम बात करने वाले हैं भैया, तो देखते हैं। जैसे सोशल फैक्टर्स देखते हैं पहले, तो सबसे पहले सोशल फैक्टर, फिर इकोनॉमिक, फिर अदर फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल फैक्टर्स, लाइक यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। लाइक भारत में जो विवाह है, विवाह का जो धार्मिक है बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस है। लाइक देखो, इंडिया में मैरिज है वो बहुत रिलीजियस रिचुअल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर कोई अनमैरिड बंदा है तो उस पर क्या होगा, लोग शक करेंगे, एक संदेह की नज़र से देखते हैं। और इसी के कारण जो लोग जो महिला या फिर कह सकते हैं पुरुष है, ये जो सोसाइटी का प्रेशर झेलने ना पड़े इसके लिए वो लोग विवाह में आ जाते हैं। और जो विवाह और जो इससे जो विकलांग व्यक्ति भी है इससे अलग नहीं हो पाते, मतलब वो भी इन प्रॉब्लम्स में आना पड़ता है उन लोग को, जीवन की बर्बादी कह सकते हैं। तो द नंबर ऑफ वुमेन मैरिंग इन इंडिया इज हाई कंपेयर टू वुमेन ऑफ डेवलप कंट्रीज। मतलब जो इंडिया के जो वुमेन से जो विवाह जो होते रहते हैं हर एक ईयर में, वो कंपेयर टू ज़्यादा है अगर अगर अदर कंट्रीज से देखी जाए तो। और ये वुमेन जितनी मतलब शादियाँ होंगी उतने ज़्यादा बेबीज बच्चे होंगे, सिंपल नॉर्मल बात है। चलिए, सेकंड चीज़ अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अब होता ही है कि अर्ली रीमैरिज भी बहुत जगह होता है। लाइक बच्चों की शादियों पर कानूनी पाबंदी होने के बावजूद ये अभी भी देश के कई हिस्सों में होता है। अब कम उम्र में विवाह होने से उनकी जो फर्टिलिटी जो कह सकते हैं वो ज़्यादा देर तक लंबी होती है। अब पहले ज़्यादा विवाह हो जाएगा तो फर्टिलिटी रेट उनका जो समय है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, जिससे अधिक बच्चे जन्म होते हैं। अब सेकंड जो चीज़ है हम कह सकते हैं कि भारत में जो विधवा जो पुनर्विवाह का जो प्रचलन भी है, जो जन्म दर को और भी बढ़ाता है। थर्ड चीज़ है जो प्रीफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड इंडियन सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मेल्स। सच बात है, जो भारतीय समाज जो पुरुष के लिए जो एकदम डोमिनेटेड रहता है, तो लोग ये मानते हैं कि पुरुष जो संतान है कि वंश को आगे बढ़ा सकता है, पुरुष संतान बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। और इन्हीं इन्हीं कारणों से तब तक प्रयास करते हैं और तब तक लोग प्रयास करते हैं जब तक उन्हें एक पुरुष संतान ना हो। जो परिवार एक आकार जो ये एक बड़ा एक परिवार का आकार बन जाता है और जन्म दर को बढ़ाता है। क्या चलिए, ये तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ज्वाइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब गांव में ज़्यादातर लोग जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। अब बच्चे का जन्म होने पर उसकी जो आर्थिक मतलब जो भी पूरी देखभाल करने का वो सब परवरिश और जिम्मेदारी लोगों पे, चाचा चाची सभी लोग एक साथ रहते हैं ना, तो उसमें ये सब ऐसा नहीं मम्मी पापा पे प्रेशर नहीं होता, ऑनली सभी के ऊपर सबको मतलब डिवाइड हो जाता है उसका खर्चा, है ना, ऐसा हो जाता है। इसलिए बच्चे जो परिवार पर बोझ नहीं बनते और इससे जन्म दर बढ़ जाती है। और तो उनको प्रेशर पेरेंट्स को प्रेशर नहीं होता कि ऐसा इनकी आर्थिक कौन मतलब संभालेगा कौन, ये सारी चीज़ें। और जॉइंट फैमिली में जो उनका एक्सपेंसेस वो सारी बट जाती है, ऐसा सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ और भी ज़्यादा पॉपुलेशन उनको जो बच्चे जो होते हैं जन्म होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लेते हैं, तो लाइक लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर उनको देखो, अगर मान लेते महिलाओं को ही अगर एजुकेशन ना हो तो भाई उनकी जो साइज होगी जो मतलब एज अ फैमिली साइज वो बड़ी ही होगी। बट अगर उनको एजुकेशन दिया जाए, और ऐसा देखा भी गया है जिनके पास एजुकेशन, जिन वुमेन्स के पास एजुकेशन होता है उनका जो फैमिली जो परिवार का जो आकार होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो ऐसे ही एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लो लेवल ऑफ लो इनकम लेवल। अब ये भी कह सकते हैं कि जब परिवार की आय कम होती है तो बच्चे को संपत्ति की बजाय बोझ के रूप में नहीं देखा जाता। अब ऐसे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी की सोच रखते हैं। अब ऐसे परिवार ये सोचते हैं कि जन्मे बच्चे भविष्य में परिवार की आय में योगदान देंगे। लाइक इसके लिए उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। अब होता ये है कि जब इनकम प्रॉब्लम होती है लोगों को, जो कम इनकम लेवल होती है, तो वो लोग 5 बच्चे कर देंगे एंड देन 10,000 ऐसा, तो आप जो 550,000 घर में आएंगे। तो उनका माइंडसेट इस तरीके से काम करता है जो लेस एजुकेटेड लोग होते हैं। तो उच्च शिशु मृत्यु दर। अब उच्च शिशु मृत्यु दर
इसका मतलब समझे आप, इन्फिनिटी मॉर्टलिटी रेट के बारे में बात की है। शिशु मतलब बालक जो 1 ईयर में, अगर 1 साल में कित 1000 में से कितने बच्चे जो मर जाते हैं, तो उनके बारे में बताया गया, तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटी मॉर्टलिटी रेट। तो भारत में शिशु मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अब इसके मुख्य कारण गरीबी, बालिकाओं का कम महत्व देना, पोषक पोषक आहार की कमी, बार बार गर्भपात, पुरानी प्रथाओं का पालन, आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की कमी और बच्चों के बीच कम अंतराल आदि हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आई इन्फिनिटी मोलिटी रेट भी, तो ये भी समझा गया होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अदर फैक्टर्स भी समझ लेते हैं। लाइक हाई फर्टिलिटी रेट, लाइक भारत में महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो महत्वपूर्ण, एक कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन पॉपुलेशन का, जो हाई फर्टिलिटी जो रहता है। एंड देन इन 1961 में बात करें तो एक एवरेज वुमन जो कोई एक एज ग्रुप से बिलोंग करती थी, वो एवरेज 6 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती थी। और जो और ये गिरते गया 2011 में 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 बच्चे तक। बट तो भी ये अभी नंबर तो भी अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब ज़्यादा है। रीजन फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये क्यों इतना ज़्यादा है, तो इसके लिए जो लैक ऑफ प्लानिंग इंफॉर्मेशन, लाइक भारत में गरीबी गरीबी सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक जो विश्वास शिक्षा के निम्न जो नियम बनाए गए हैं, तो उस पर मिलकर परिवार नियोजन में बड़ा उत्पान उत्पन्न करते हैं। लाइक वो सारे भारत में जो गरीबी सामाजिक और जो रिचुअल्स वो बनाए गए, तो गाँवों की द्वारा, और जो एवल्स सोशल एवल्स, वो सारे मतलब एवल्स नहीं, वो जो चीज़ें बनाई होती है ना, रीति रिवाज, तो उन वो भी बहुत बड़ा योगदान देती है इन सारी चीज़ों में। पर इंडिया में पॉवर्टी, सोशल कस्टम, रिलीजियस बिलीव्स कंबाइंड विद द लो लेवल ऑफ एजुकेशन वर्क ऐसे ऑप्टिकल फैमिली प्लानिंग, उनको फैमिली प्लानिंग की भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये जो गांव के एक अपने ही मतलब रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें होती हैं। और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग द टूल्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, उनको फैमिली प्लानिंग की कुछ मतलब उतनी समझ नहीं होती, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग कितना क्या, किस तरीके से क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें होना ना, यही प्रॉब्लम है। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन तो बड़ा था, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर, यूनिवर्सलिटी मैरिज, अर्ली मैरिज, फिर उसके बाद विडो रीमैरिज, फिर मेल चाइल्ड का पढ़ा, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम पढ़ा। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने पढ़ा, एजुकेशन का पढ़ लिया, इनकम लेवल का पढ़ लिया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ईजी है, ईजी है, सारी चीज़ें ईजी लग रही है गाइस। अदर फैक्टर में क्या, हाई फर्टिलिटी रेट, लैक ऑफ प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, डिस्कस इन डिटेल द जेंडर रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये गाइस ये क्वेश्चन गाला 2 में पूछा गया है, और ये सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पहले सेम ही लिखा है, तो इससे हम इसको नहीं करेंगे और इसके आगे चले जाएंगे। तो हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स मैटर्स पॉइंट्स टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्रेजेंट सिनारियो ऑफ एग्रीकल्चर देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो एग्रीकल्चर जो ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए तो भारत में जो कम महत्व देने लगे हम किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, और ज़्यादा फोकस करने लगे इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर पे। तो इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ, और आज तक इसका असर दिखाई देता है। और थर्ड जो पॉइंट है वो, जैसे आज एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इनकम में पहले से ज़्यादा योगदान देता है, लेकिन ये सिनारियो बदल रहा है अब। लेकिन फोर्थ अब देखते हैं, लाइक हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, लेकिन ये नेशनल इनकम में और बाकी सब सेक्टर की तुलना में कम योगदान देता है। और जो हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, तो 2011 या 12 की जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हम देखें तो 1950 और 1951 में कृषि सेक्टर जो मतलब कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ने जीडीपी में 53.1% का योगदान दिया था। लेकिन ये धीरे धीरे इसका मतलब परिस्थिति इनकी खराब होती गई, और ये सरकार के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से 2011-12 में ये सिर्फ 13.90% तक गिर गया। और जो हम कहते हैं इंडस्ट्री एंड जो सर्विस सेक्टर की तेजी से और विकास होता गया, उसके जो एकदम मुख्य कारण है जो इसके कारण। चलिए, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो जैसे कि देखा, हम एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन तो कम करता है जीडीपी में, तो भी ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को और सारे सेक्टर्स को देखे तो।
और उसी टाइम पे हम ये भी देखें कि 72% जो पॉपुलेशन है इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो 72% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या कि इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देने लगी गवर्नमेंट, उसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो लोगों का डिपेंडेंस वो कम होता गया। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि जो ईयर 2001 से 2002 और एग्रीकल्चर ने एम्प्लॉयमेंट कितना दिया था 58%, बट वो धीमे धीमे रिड्यूस हो कितना हो गया 49%। कब तक? 2014 टू 15 तक। चलिए एक्सपोर्ट इनकम में क्या होता है, तो देखो एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर जो हमारा है ना वो बहुत सारे बहुत वैरायटी देता है, बहुत वैरायटी से टाइप के प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, और उससे हम क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज उससे हम क्या करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हम नहीं बना सकते वैसी सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो जो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते बट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम आए ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं। फोर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इंडिया देखो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है, और सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो यूसेज है वो सारी भी बढ़ गई है, जो यूसेज करने वाले कंजम्पशन भी बढ़ चुके हैं। और जब कंजम्पशन बढ़ेंगे तो जो किसानों की जो इनकम होगी वो ज़्यादा होगी। अब जब इनकम ज़्यादा होगी तो आप समझ सकते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे आज के टुडे पीपल आर यूजिंग सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देन एवर, मतलब अब सबसे अभी इस टाइम में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है। लाइक उसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है किसानों का और बाकी लोगों का जो एक सर्कल बन के, मतलब एक समझो साइकिल में सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जा रहा है जो एक ऐसा छोटे लेवल पे थे उनके। तो ईयर 1951 ऑन एन एवरेज एन इंडियन यूज्ड टू कंज्यूम 395 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंडियन कितना कंज्यूम करता था 395 ग्राम्स। बट अब देखा जाए वो 511 ग्राम्स वो कंज्यूम करता है 2013 के मुताबिक। ओके चलिए 0.5 ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब ग्रोथ हम देख सकते हैं फूड गेन्स कितना भाई 2.5 टाइम्स हुआ है, देखो 1950 से 51 2030 टू 14। ओके और पल्सेस कितने 2.35 टाइम्स, 6.23 टाइम्स, 17 टाइम्स कॉटन, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। मतलब आप ये समझिए एम्प्लॉयमेंट अभी भी देता है लेकिन अब इस पर डिपेंडेंट भी कम है तो भी इतना प्रोडक्शन दे रहा है। मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, पॉपुलेशन कम काम कर रही है प्रोडक्शन तो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो चीज़ों का यूज़ रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। तो ये जो डाटा है सोर्सेस है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 का है। तो अवर टोटल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडेंसली हुआ है। और जो कंपेयरिंग तो हम देखें कंपेयर करें अगर 1950-51 से, तो 2013-14 के मुताबिक देखें तो प्रोडक्शन एकदम बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा ही गुना बढ़ चुका है। ऑल्थो जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन बहुत एक 1-2 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है, बट जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा ही ग्रो हुआ है। तो बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेस कैसा है, तो देखिए जो एग्री ये सॉरी इधर एग्रीकल्चर आएगा, इधर एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल किनको, इंडस्ट्रीज को। जो इंडस्ट्रीज क्या करती है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो पूरे हर एक जगह पे मतलब एक्सपोर्ट भी करती है ऐसी सब जगह पे, और वो उसकी वजह से नेशनल इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करती है। ओके अब देखो जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उन्हें रूरल एरियाज में बेचते हैं, क्योंकि 60 टू 70% जो पीपल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। तो एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट फॉर एक रूरल एरिया के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम वही बहुत अच्छी है ना। चलिए विद अब जो एग्रीकल्चर में जो राइज आ रहा है और अदर सेक्टर में आ रहा है तो लोग अभी क्या कर रहे हैं डिमांडिंग प्रोडक्ट्स सच एज टेबलेट। अब वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं, वो जो गांव वाले लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी टेलीविजन रेफ्रिजरेटर मोटरसाइकिल मोबाइल फोन एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अभी आपके विलेज में या हमारे विलेज में हर एक जगह ये सारी चीज़ें मिल जाती है, कॉमन हो गई है अब। और इसकी वजह से उनका जो बूस्टेड ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूस्ट हुआ है और कंजप्शन और ऑल्सो वो मोटिवेटेड और भी हुआ है, और इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंजप्शन और ऑल्सो इकोनॉमी ये सारी चीज़ें बूस्टेड हुई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा था लेकिन आप लोगों को समझ आ गया कुछ पॉइंट से, देखिए इतना ईजी है, सिंपल हम पॉइंट्स से याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे सारे। चलो बहुत छोटा था वैसे क्वेश्चन आंसर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन पहले भी हमने समझ चुके हैं क्या होता है, माइग्रेशन जो रूरल एरिया से सिटीज एरिया में उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन सिंपल वर्ड्स में। तो एज अ वर्ल्ड लेवल पे हम देखे जाए तो चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो भी अर्बनाइजेशन हैपन होती है अर्बनाइजेशन। ओके तो पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं, और कभी भी लाइफ में या कोई भी चीज़ है तो पॉजिटिव पहले देखने का हमको क्या है, और नेगेटिव तो गया अपना समझ गए। चलिए पहले पॉजिटिव समझेंगे खुशी से। चलिए तो पहला इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो देखो अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज जैसे एजुकेशन हेल्थ बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बढ़ते हैं।
एक इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है और नए इंडस्ट्री सेटअप होते हैं। सेकंड चीज़ है रिडक्शन इन पॉवर्टी। कैसे भाई? तो अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जॉब बढ़ती है, जिससे पॉवर्टी कम होती है और गांव से शहर आए लोग भी यहाँ काम पाते हैं और इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होती है। हो गई ना भाई? चलो भाई, थर्ड पॉइंट अपन ऐसे इजीली इजीली करेंगे। कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब कल्चरल तो समझते हो ना क्या होता है? सांस्कृतिक जो संस्कृति उनका विकास होना, तो उसे कल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलो, शहर में एजुकेशनल क्या होता है? फैसिलिटीज और कल्चरल प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, तो इससे लोगों का क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और एक मतलब एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण होता है। मतलब एक संस्कृति में बहुत बड़े लोग मतलब एक बड़ा सामाजिक विकास होता है, बहुत अच्छा विकास। एंड कह सकते हैं एक डेवलपमेंट होता है बहुत कल्चर का। जैसे अभी कुछ लोग जैसे गुजरात में बाहर के लोग हैं, तो उनको गुजरात के कल्चर अच्छे लगने लगे, तो ऐसे गुजरात के जो कल्चर और भी ज़्यादा बाहर फैलेंगे। चलिए, लाइब्रेरी विथ मॉडर्न एमिनिटीज, बुक स्टॉल्स, वेरियस कल्चरल प्रोग्राम दैट टेक प्लेस इन सिटीज एनरिच पीपल कल्चरली। ओके, चलिए, अब जैसे यहाँ की किताबें लोगों को अच्छी लगेगी और सारी चीज़ें, कल्चरल प्रोग्राम्स है ना। तो जैसे अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो विस्तार होता है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ेंगी, जिससे हर तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा भाई। अगर जब पॉपुलेशन वहाँ समझो बढ़ती जाएंगी, तो ऐसा वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, है ना, एकदम हाईटेक कंपनी आएगी, जो हर मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी एरिया में हमको मिल जाएगा, उस जगह पे। एंड देन सोशल इफेक्ट एंड मॉडर्न थिंकिंग। तो देखिए, अब शहर में जो एजुकेशन और कम्युनिकेशन बेहतर साधन होते हैं, तो जिससे यहाँ के लोग की सोच मॉडर्न होती है और गांव से आए लोग भी जल्दी से मॉडर्न लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट करते हैं, है ना, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हो जाते हैं, तो उनको मॉडर्न थिंकिंग और जो कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें आसपास के लोग, तो वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं, वो वहाँ के जो रहन सहन। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ के जो अर्बनाइजेशन, जैसे अर्बनाइजेशन से लोगों की इनकम ना बढ़ती है और साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी रूरल एरियाज के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारी सभी समझना। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ यार, है ना। तो यार जैसा भी मज़ा आ रहा हो यार, लाइक कर देना। पता नहीं क्यों बोलते हैं हम लोग, हमारा ये आदत पड़ी जाती है भाई लाइक बोलने का ऐसा। एक बार तो हुआ क्या कि जो पहले होता है ना, मैं जब पहले की बात है, कुछ साल पहले की, जब मैं ऐसा सोचता था कि पहले ऐसा ध्रुव राठी, विवेक बिंद्रा, ऐसा मतलब सर, है ना, उन सारों लोगों की वीडियोस देखता था, वो मेरे गुरु जैसा कह सकते हैं। तो उनकी वीडियोस देखता था ऐसा पहले। तो मैं सोचता था कि यार, मैं जैसे अपन अच्छी वीडियोस लगती है बट अपन लाइक नहीं करते हैं ना, कभी कभी क्या ही एक सेकंड में नहीं आता लाइक एंड डू भी, कमेंट कर दो, जो भी छोटा सा करके भाई, कमेंट रीड मत करो सबके, एक बार कमेंट कर दो सर थैंक यू, बस इतना ही। लेकिन होगा क्या, देखो, अब मैं ऐसा सोचता था उस वक्त के बारे में। होता ये था कि इंडिया के लोग हैं, अब जितने भी हम लोग समझो 100 लोगों ने देखा, उसमें से 90 लोगों ने सारा लाइक ही कर दिया, यही कर दिया। तो तुम सोचो तो सही, मतलब वो बंदे का जो भी अटेंशन, वो कितने लोगों के पास जाएगा। इंडिया के सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा बन जाएंगे, अच्छे जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनाते होंगे, बहुत ही बड़े, वर्ल्ड लेवल से भी ज्यादा ऊपर हो जाएंगे, जो वर्ल्ड लेवल के टॉप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको कंपेयर डायरेक्ट करने लग जाएंगे। तो हमको रिस्पॉन्सिबल बने, तो हमारे जैसे बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। जैसे अपन यूट्यूब कैसा बिल गेट्स का है ना, बिल गेट्स, तो हाँ, बस बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। मैं ऐसा सोचता था, बाकी है ठीक, थिंकिंग में मेरी ठीक थी पहले की, ऐसा नहीं, अभी भी है। लाइक ये सारी वीडियोस कर ही देने का, जो भी अच्छी वीडियोस तुमको लगे, ऐसा डिसलाइक भी मार देने का जो खराब हुआ। कर थोड़ा रिस्पॉन्स तो करना बनता है अपन को, है ना। चलिए, तो आपको ये वीडियो देखो खराब लगे तो डिसलाइक मारना, और अच्छे लगे तो भाई लाइक करना, है ना। और बढ़िया सा कमेंट भी कर देना। देखो, बाकी ये जो लर्निंग, ये सिंपल से थॉट्स है, ये आप अपने दोस्तों के पास लेके जाओ, क्योंकि अपन ऐसा सेम बदल लेंगे ना, तो फिर हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हम कह सकते हैं, और सारे जो इन्फ्लुएंस लोग करते हैं ना, वो लोग एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो आप बात? तो उनको एकदम हाई लेवल पे पहुंचाना, या फिर आप छोटे मोटे बंदे का किसी का पॉडकास्ट देखो, है ना, मतलब एक लोकल एरिया से, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े सर है मेरे ऐसे पर्सनली ऑफलाइन भी, जो बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग ऑनलाइन पे नहीं, लेकिन अगर ऑनलाइन पे उनका कोई पॉडकास्ट भी आए ना, तो भले 1-2 के व्यूज आए, बट उस पर लाइक एंड कमेंट किया करो, क्योंकि उनका एंगेज बढ़े, मालूम चले लोगों को भाई यहाँ से लोग उठाए कोई, है ना, ये बंदा वापस आया ऑनलाइन में, देखी, मतलब समझना चाहिए आप लोगों को भी और हमको भी। ऐसे अपन तो करेंगे ही, देखो यार, कुछ लोग डू गुड्स फॉर अदर्स, इट विल कम टू यू इन एनी हाउ, मतलब कुछ भी, मैं भी ऐसा कुछ भी बोल रहा हूँ, बट ऐसा करना चाहिए हमको। चलिए, सो इनकम इनइक्वलिटी, सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स अर्बनाइजेशन के। तो ये शहर में एक तरफ तो बहुत पढ़े लिखे और अमीर लोग होते हैं, और दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे और कमाई में पीछे रहने जाने वाले मजदूर वर्ग होते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती है। सेकंड चीज़ है जो सोशल इनइक्वलिटी कैसे बढ़ जाती है।
तो जो शहर में अमीर और एजुकेटेड लोगों की सोच मॉडर्न होती है, पर कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों की पुरानी सोच रखते हैं, तो इससे जो सामाजिक असमानता है वो बढ़ जाती है। स्लम ड्वेलिंग, इसका मतलब कम इनकम वाले लोग स्लम एरियाज में रहने को मजबूर होते हैं, और जहाँ रहने की परिस्थिति भी खराब होती है, लेकिन वो ऐसा मजबूरी में रहते हैं वहाँ। और ये प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो अनकंट्रोल एक अर्बनाइजेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है, और इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अगर लोगों को ठीक से जॉब नहीं मिलती, तो वो चोरी डकैती फिर जैसे अपराध की तरफ भी मुड़ जाते हैं। और कुछ कुछ लोग तो भाई आपकी तरह बन जाते हैं, मतलब जो लोग लाइक नहीं करते सबसे बड़ा गुनहगार। मजाक कर रहा हूँ यार। चलिए, फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। चलिए, तो जैसे शहर में जैसे देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विस, सड़क और साफ पानी की कमी होती है, और इससे कई तरह की बीमारी और दूसरी समस्या उत्पन्न होती है भाई। काफी ज्यादा प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, जो फैसिलिटीज मिलेगी नहीं सबको अलग, है ना। तो चलो, और जो प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, आई थिंक आएगा शॉर्टेज आएगा, शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, या फिर ऐसा कुछ आएगा ही, है ना। शॉर्टेज ही आएगा, शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। चलिए, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लाइक अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, जो पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ाता है। इससे कई तरह की बीमारियां जैसे स्किन और रेस्पिरेटरी डिसीज, ये सारी चीजें बीमारियां बढ़ती हैं वहाँ। तो ये भी ठीक बहुत नेगेटिव इफेक्ट है भाई। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, तो द मेन फोर कॉजेज है जो माइग्रेशन: इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, इन्वायरमेंटल कॉजेज। ये कॉजेज कैसे याद रखोगे? एट पॉइंट्स, सिंपल ही है, इकोनॉमिक, सोशल, फिर कौन सा है, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल। समझ आ गया? इकोनॉमिक याद आ गया, सोशल याद आ गया, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, है ना। ये तीन तो ईजी है, फिर पॉलिटिकल समझो एक बाहर के कहीं लेके आ गए। क्लियर, एकदम इजी, हम कनेक्ट करो ना इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो इकोनॉमिक कॉजेज, लाइक माइग्रेशन फ्रॉम फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के मौके या ऑक्यूपेशन के लिए दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। और सेकंड थिंग है ट्रांसफ़र, लाइक व्यापार के लिए किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को अगर दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। और जो थर्ड चीज़ है कि एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सोना, हीरा, पेट्रोलियम एक्सेट्रा ज़्यादा होते हैं, वहाँ टेक्निकल स्टाफ की डिमांड होती है, इसलिए लोग यूएई मतलब दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में माइग्रेट करते हैं। चौथी चीज़ है, हाँ चौथी चीज़ है जो टू अटेंड बेटर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब अच्छी शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, जहाँ बाहर एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए, कभी कभी वहीं बस जाते हैं। टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, अपने रीजन में ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज ना मिलने पर लोग बेहतर स्वास्थ्य जो सुविधाओं के लिए और जगह माइग्रेट करने लग जाते हैं। और जो प्लान माइग्रेशन, जिसमें किसी फैमिली से एक से ज़्यादा व्यक्ति जो किसी इकोनॉमिक व्यक्ति एक्टिविटी के लिए दूर किसी जगह जाते हैं, इससे इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्लान या ऑर्गेनाइज माइग्रेशन कहते हैं, है ना। एक से ज़्यादा व्यक्ति जो किसी एक मतलब ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई मतलब उनको एक्टिविटी किसी रीजन से आते हैं कुछ करने के लिए उधर। ओके, मतलब ऐसा बिजनेस खड़ा करने के लिए कंपनी जो भी, तो ऐसा प्लान माइग्रेशन करेंगे। सॉरी, ये सोशल कॉलेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैरिज, अब जैसे विवाह के बाद जो प्रेमिका है वो मायके से ससुराल जाती हैं, और इससे सामाजिक माइग्रेशन कहते हैं। समझ गए? और एक फ्रेंडली माइग्रेशन भी होता है, जो हम लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा है मम्मी घर पे फॉर्म भरने, मतलब स्कूल में फॉर्म भरने, और उसके बहाने हम दोस्तों के घर पे निकल लेते हैं और फिर जो बंक मारते हैं, तो ऐसा वो फ्रेंडली माइग्रेशन होता है। थोड़ा समझा करो, रियल लाइफ से थोड़ा मैच की ओर। मैरिज वाला समझ आ गया भाई। और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट है कि गांव की जो परंपरा की सोच है, जो के मुकाबले शहरी समाज में लिबरल विचारधारा और आधुनिक जीवन शैली होती है, इसलिए युवा वर्ग जो शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये थोड़ा हिंदी बोल दिया, लेकिन आप समझो, है ना। इस तरीके से ही मतलब जो गांव की जो सोच है वो शहरी की तरफ होता है, तो इसलिए वो जो यूथ होती है वो शहर में आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। पॉलिटिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, लाइक हो सकता है यहाँ वॉर या अनरेस्ट, मतलब ऐसी जगह पर रहना जहाँ बहुत ज़्यादा वॉर हो, यहाँ दंगे फसाद बहुत ज़्यादा, बेहतर रोजगार भी ना हो, तो वो लोग ऐसी जगह जाएंगे जहाँ अच्छा रोजगार, ये सारी चीज़ें मिले। अवॉइड फ्रिक्शन, मतलब जहाँ रियॉर्ड्स और फ्रिक्शन अक्सर होते हैं, वहाँ से लोग शांति और सुरक्षित जगहों की तरफ जाना पसंद करेंगे। फोर्थ है नेचुरल क्लाइमेटिस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर, मतलब बाढ़, सुखाड़, भूकंप, जैसे सुखाड़ मतलब ड्रॉट, भूकंप जैसे आपदाओं से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, सुरक्षित जगहों की तरफ माइग्रेट करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि लाइक किसी ऐसी जगह पे विजिट करने के लिए वहाँ के लोगों को दूसरी जगह
कोई स्थान करना पड़ेगा। मतलब जैसे इधर अगर यहाँ जैसे एक जगह नदी के बाजू में लोग रहते हैं, वहाँ अगर कुछ बनाना हो, ब्रिज या मतलब ब्रिज या रोड बनाना हो, तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा, तो माइग्रेशन कहेंगे, है ना। या फिर कहीं कुछ प्रोजेक्ट चालू काम चल रहा हो, तो वो भी एक माइग्रेशन कहेंगे, जो डेवलपमेंट माइग्रेशन उसे कहेंगे। डेवलपमेंट के लिए उन्हें वहाँ से माइग्रेट कर दिया गया था कुछ कारणों से। ओके, तो ये बहुत ईजी था, ये भी सारी सारी चीज़ें समझ लो। ऐसा रियल लाइफ में भी देखा करो कुछ चीज़ें जो काम आए। बाकी तो अपने फील्ड रिलेटेड टॉपिक मारो यार। चलिए, तो बढ़िया है। बार डायग्राम उसके बाद 7 क्वेश्चन है। तो बार डायग्राम ये सारी चीज़ें गाइस आप खुद से प्रिपरेशन करो, हो पाए तो मैं लास्ट में बता दूंगा अगर मैं लेके आऊँगा वीडियो तो।